Hello guys, let's get back to trademark rules now. हमने already act ख़त्म कर लिया है. Today I am starting with trademark rules. इसमें 7 chapters है part 1 में और total 5 parts हैं इसमें और इसी से related forms भी हैं. तो मैं suggest करूँगी कि आप लोग form numbers याद करना शुरू कर दीजिए जो कि आपके जो IPR का वेबसाइट है उस पर बहुत क्लियरली मिल जाएगा. I'll try to share this link. इसमें वो हाइपर लिंक में ही दिया हुआ है फॉर्म्स, तो आप उस पर क्लिक करके भी खोल सकते हैं. बट माय सजेशन इज यू स्टार्ट लर्निंग द फॉर्म्स एज वेल साथ साथ में. तो इसमें पार्ट 1 में जो बेसिक्स हैं रिलेटेड टू रूल्स वो दिया है एंड देन ऑनवर्ड्स पार्ट 2 पार्ट 3 एंड ऑल मतलब कन्वेंशन मार्क्स और सर्टिफिकेशन मार्क्स इससे रिलेटेड है. तो या फिर वो फॉरेन वाले जो एप्लीकेशंस होते हैं उससे रिलेटेड है. तो वो बाद में करते हैं. पहले पार्ट 1 हम लोग फिनिश करते हैं जिसमें कि 7 चैप्टर्स इन टोटल है. पहले का जो रूल्स था वो अब इस पर अप्लाई नहीं होता है. तो 2017 में जो फॉर्म के नंबर्स हैं वो चेंज हुए. नाउ दे आर एक्चुअली कैटेगराइज्ड एज TMO, TMM एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो उससे रिलेटेड ये चेंजेस कर दिए गए हैं और स्टार्टअप्स एंड ऑल भी इसमें इंक्लूडेड हो गया है. तो जिसके पास ये पहले का होगा प्लीज़ वो मत पढ़िएगा, आप ये नया वाला ही पढ़िए. 2017 का एडवाइजेबल है. सो पार्ट 1 इज एक्चुअली चैप्टर 1 जो है पार्ट 1 में वो प्रिलिमिनरी है यानी डेफिनेशंस एंड ऑल बता रहा है. तो पहला तो यही है कि ये जो मतलब फर्स्ट है सेक्शन वो ये बता रहा है कि इसको क्या कहेंगे और ये कहाँ पर कब एप्लीकेबल होगा. तो वो हो गया. सेकंड जो है वो डेफिनेशंस हैं. अभी मैं आपको जल्दी जल्दी में बता दे रही हूँ इसलिए क्योंकि ऑलरेडी हमने डेफिनेशंस किया हुआ है जो एक्ट है उसमें. बट इससे रिलेटेड जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो अलग से आ रही होंगी वो इसमें दिया गया है. जैसे कि एक्ट अगर जब भी कहेगा इस पर्टिकुलर रूल्स में आपको ये बात समझनी है कि वो ट्रेडमार्क एक्ट की बात कर रहा है. जब भी वो एजेंट की बात करता है तो जो आप बनने वाले हैं एग्ज़ाम पास करके उनकी ही बात कर रहा है. एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इसमें जब भी वो ऐसा बोल रहा है तो उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूडेड रहेंगे. अप्रोप्रिएट ऑफिस ऑफ द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री अगर कह रहा है तो जो जैसे कि मैंने आपको बताया जुरिस्डिक्शन बेस्ड है. जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर पटना में है तो उसका कोलकाता उसका अप्रोप्रिएट ऑफिस होता है. कोई मुंबई में है तो उसका मुंबई ऑफिस होता है. कोई अगर गुजरात में तो अहमदाबाद होता है. दैट वे है ना. फीस जो है क्लास फीस जो है वो इसका मतलब ये होता है कि जो प्रिस्क्राइब्ड फीस है जो अगर आप फॉर्म्स पढ़ना शुरू करेंगे याद करना शुरू करेंगे उसी के बाजू में फीस भी दिया रहता है. तो वो उस फीस की बात कर रहा है. कन्वेंशन कंट्री हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है अपने एक्ट में. तो वो जो कंट्री जिसको जो कि हम भी जिसके मेंबर हैं और हमने वो जो साइन किया है कन्वेंशन को उसमें जो बाकी मेंबर्स कंट्री हैं वो कन्वेंशन कंट्री हो जाते हैं. वो या तो ग्रुप ऑफ कंट्रीज होते हैं या फिर यूनियन ऑफ कंट्रीज होते हैं या फिर इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी कह सकते हैं उसको. ठीक है. ये अंडर सेक्शन 154 में ये हमने बात की हुई है. कन्वेंशन एप्लीकेशन यानी जो कन्वेंशन कंट्री से जिनके एप्लीकेशन आए हैं उनको कन्वेंशन एप्लीकेशन कहते हैं. अगर डिविजनल एप्लीकेशन कहा गया है कहीं पे तो उसका मतलब क्या होता है. पहला, एन एप्लीकेशन कंटेनिंग अ रिक्वेस्ट फॉर डिवीजन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन अ क्लास फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क. जैसे कोई एक ही क्लास में है भी लेकिन उसमें बहुत वैरिड है. जैसे मान लीजिए एजुकेशनल पर्पस के लिए आप कर रहे हैं कोई फाइल तो उसमें बुक्स भी हैं, उसमें आप ट्यूशन सेंटर भी बनाए हुए हैं, उसमें भी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं. तो उसके लिए आप चाहते हैं कि अलग अलग एप्लीकेशन बनाए तो उसको डिवीजन करते हैं. A divided application made by the division of a single application for registration of trademark for separate classes of goods or services also. जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपने एजुकेशन सेंटर पे बुक्स भी दे रहे हैं या फिर वो कोई काउंसलिंग कर रहे हैं तो काउंसलिंग का अलग एप्लीकेशन आएगा, अलग क्लास आएगा तो वो भी डिवीजन हो जाएगा. उसके लिए डिविजनल फीस जो है जो रिक्वायर्ड है वो आपको इसमें आपको भरना पड़ेगा. फॉर्म जो है मीन्स अ फॉर्म सेट फोर्थ इन ईदर द सेकंड और थर्ड शेड्यूल. जो अभी हम लोग पढ़ेंगे आपका जो एक्ट है उसके एंड में आप देखेंगे शेड्यूल करके लिखा हुआ है. तो वो सारे शेड्यूल वही वो जो फॉर्म्स दिए हुए हैं जो मैंने आपको कहा कि इस लिस्ट में आप देख सकते हैं.
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि जैसे जैसे कोई ट्रेडमार्क का आपने डिवाइस बनाया है ना, तो उसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका बताना है. Represented or capable of being represented in paper form and includes representation in digitized form. जर्नल, जैसे हमने बात की हुई है कि जो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन के जो होते हैं उनका जर्नल है, जो कि आप उसके वेबसाइट पे मिलता है, जिसमें कि जो ट्रेडमार्क फाइल हो गया है या फिर जिसकी फाइलिंग की गई है, जिसको एडवर्टाइज किया जाता है, वो सारी चीज़ें मतलब वो वहाँ से देखकर अपोज करते हैं लोग, उस जर्नल में दिया रहता है. नोटिफाइड डेट यानी कि जिस दिन ये रूल्स आया है इन फोर्स. ओल्ड लॉ, यहाँ पे ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क्स एक्ट की बात कर रहे हैं अगर वो ओल्ड लॉ कह रहे हैं तो. अपोजिशन जो है वो जो रजिस्ट्रेशन का फाइलिंग करने के बाद जो अपोज किया गया है उसकी बात करिए. मीन्स इन अपोजिशन टू रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क और अ कलेक्टिव मार्क और अ सर्टिफिकेशन मार्क, जैसा भी है. और अपोजिशन टू ग्रांट ऑफ प्रोटेक्शन टू एन इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन भी इसमें ही मान लिया जाता है अगर अपोजिशन वर्ड यूज हुआ है तो. प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है अभी आप आगे पढ़ेंगे रूल 3 में, इसको डिटेल में दिया गया है. यानी जहाँ पे मेन बिजनेस है आपका, जो ऑथोराइज सेंटर है आपका, वो हो गया आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस. यानी जो ब्रांच ऑफिसेस की बात नहीं कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल प्लेस की बात कर रहे हैं. पब्लिश यानी जर्नल में पब्लिश होना, जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है आपके, उसी को कह रहे हैं. रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एजेंट यानी जब आप एग्जाम पास कर जाएंगे तो आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, उसकी फीस देंगे प्रॉपर, तब आप रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एजेंट बन जाते हैं. रिन्यूअल यानी कि जैसे मैंने बताया कि एवरी 10 years जो है रिन्यूअल होता है, तो वो रिन्यूअल उसकी बात करते हैं. शेड्यूल यानी जो रूल्स के जो शेड्यूल हैं जो नीचे दिए रहते हैं वो होते हैं शेड्यूल. सेक्शन यानी सेक्शन, जो जैसे अभी हम लोग सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं तो ये सेक्शन हो गया. स्मॉल एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, अगर क्योंकि आपको जब आप फॉर्म भरेंगे किसी के लिए भी तो उसमें वो पूछते हैं किस तरह का एंटरप्राइज है, तो अगर वो स्मॉल एंटरप्राइज बोल रहे हैं तो क्या मतलब हुआ उसका. Engaged in manufacture production of goods, and enterprise where the investment in plant and machinery does not exceed the specified limit, which is for under section 7 of micro small and medium enterprise development act, उसमें जो दिया हुआ है वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे. और अगर इंगेज इन प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज है, तो जिसका इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट इज नॉट मोर देन द लिमिट स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट, तो वो उसको हम लोग मान जाएंगे. तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एंटरप्राइज क्या है, तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एंटरप्राइज कहाँ से लोगे. वहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के जो शेड्यूल में दिया हुआ है जिसको एंटरप्राइज मानते हैं वही है. यानी कि कोई इंडस्ट्रियल या बिजनेस कंसर्न जो कि या फिर उसी तरह का कोई इस्टेब्लिशमेंट जो कि मैन्युफैक्चर या फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व है. इन केस ऑफ फॉरेन एंटरप्राइज अगर कह रहा है तो ये दोनों में से कोई भी मतलब 1 and 2 दोनों जो है उसको फिल इन कर रहा है, तो आप समझिए कि वो भी एंटरप्राइज हो जाएगा. In calculating the investment in an enterprise which fulfills the requirements as mentioned in clause 1 and 2 above. इसका explanation, in calculating the investment reference आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फॉरेन करेंसी का रेट है उससे आप कन्वर्ट कीजिए और डिसाइड कीजिए कि जो फॉरेन एंटरप्राइज है एंटरप्राइज होगा या नहीं होगा. अगर स्पेसिफिकेशन शब्द का इस्तेमाल हुआ है इस रूल में तो excuse me means the designation of goods or services in respect of which a trademark or a registered user of a trademark is registered or proposed to be registered. स्टार्टअप, क्योंकि ये भी रिसेंट कंसेप्ट है, स्टार्टअप को गवर्नमेंट बहुत सारे फैसिलिटीज दे रही है इसलिए इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है. इट मीन्स an entity in India recognized as a startup by the competent authority under Startup India initiative. जब मेक इन इंडिया के बाद आया है ना स्टार्टअप वाला, वो अगर वो फॉरेन एंटिटी है तो उनका रजिस्ट्रेशन एज अ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की तरह हुआ हो तो उसको वो मान जाएंगे. All other words and expression used but not defined in these rules but defined in the act, यानी कि ये एक्ट यानी ये ट्रेडमार्क एक्ट
और इन द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट या फिर कॉपीराइट एक्ट, तो वो भी यहाँ पे सिमिलर मीनिंग अप्लाई करेगा. These rules, except as otherwise indicated, reference to section is a reference to that section in the act, यानी कि ट्रेडमार्क एक्ट, और उसको आप उससे ही रेफर करके समझेंगे. और जो है वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जैसे मैंने अभी आपको बताया हुआ है, where a person carries on business in the goods or services concerned in trademark. अगर इंडिया में हो रहा है और वो एक ही प्लेस में है तो वही प्रिंसिपल प्लेस है. अगर एक से ज्यादा है तो जिसको वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बना रहा है वही हो जाएगा. और अगर वो इंडिया में नहीं कैरी कर रहा है बिजनेस, तो he is carrying on any other business in India at in only one place, तो वो प्लेस. अगर एक से ज्यादा प्लेसेस में कर रहा है तो कोई भी एक प्लेस जिसको मान जाए, या फिर ये बिजनेस इंडिया में कर ही नहीं रहा है बट उसका रेजिडेंस इंडिया में है तो रेजिडेंस को मान लिया जाएगा. अप्रोप्रिएट ऑफिस ऑफ द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि आपका जो जुरिस्डिक्शन होता है उसको डिसाइड कर दिया जाता है उसके बेसिस पे अप्रोप्रिएट ऑफिस. ठीक है, ये चीज डिटेल में यहाँ पे बता रहे हैं, बात वही हो गई है. In case of a jointly registered proprietor, the principal place of India of the proprietor whose name is entered first, उसके प्लेस को, उसके प्लेस की जुरिस्डिक्शन को मान लिया जाएगा. ठीक है, जैसे मान लीजिए दो पार्टनर है, एक पार्टनर आपके अहमदाबाद में काम कर रहे हैं और एक पार्टनर जो है मुंबई में काम कर रहे हैं, और ये दोनों अपने नाम पे वो रजिस्टर कराना चाह रहे हैं. तो फिर जो पहला पार्टनर का नाम डलेगा, सपोज कि जो अहमदाबाद वाला है, तो वहाँ का उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाएगा. अगर उनका कोई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो मोस्टली जो जिनका सर्विस एड्रेस फॉर सर्विस हो जाता है वो होता है. अगर उनका नहीं है तो जो आप ट्रेडमार्क एजेंट है, आपका जो एड्रेस है उसको मान लिया जाता है. In relation to trademark for which an application for registration is pending at the notified date, है ना, तो the principal place of India of the applicant as disclosed in application in case of joint applicant, उसका principal place ये मान लिया जाएगा जो पहला mentioned है. अगर उनका नहीं है तो जो एड्रेस फॉर सर्विस इन इंडिया है वो मान लिया जाएगा. Jurisdiction of the appropriate office not altered by change in principal place of business or address for service. फिर वो क्योंकि ये क्यों अल्टीमेटली ये मुंबई जाता है दूसरे जगहों से, तो इसको वो चेंज करने के लिए अलाउ नहीं करते. अलाउ करते हैं अगर आप उसमें मतलब फीस डालकर चेंज करना चाहते हैं तो. Of a registered proprietor or any of the jointly registered proprietor in relation to any trademark on the register at the notified date made or effected subsequent to that date. Of an applicant for registration or any of the joint applicants for registration in relation to any trademark for which an application for registration is either pending at the notified date, जिस दिन change करना चाह रहे हैं, or is made on or after the date made or effected subsequent to that date of the filing. सिक्स जो है सेक्शन वो कहता है एंट्री ऑफ अप्रोप्रिएट ऑफिस. आप ऑनलाइन अगर भरते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका वो चेंज करके आ जाता है. आप अगर कुछ चेंजेस उसमें करना चाहते हैं तो आप एरर की तरह 900 रुपीज देके चेंजेस कर सकती हैं. ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशंस एंड प्रोसीडिंग टू अप्रोप्रिएट ऑफिस. Every application and proceeding pending before the registrar at the notified date in relation to trademark shall be deemed to have been transferred to the appropriate office. यानी मान लिया जाएगा कि वो ट्रांसफर हो गया है. Leaving of documents. All applications, notices, statements or other documents or any fees authorized or required by the act or the rules to be made served, left or sent or paid at any of the trademark registry in relation to a trademark on register of trademark on the notified date or for which an application for registration is pending or is made on or after the notified date shall be made, served, left or sent or paid to the appropriate office of the trademark registry. जो भी आपका फीस पेंडिंग है, जो भी आपका देना है, सर्व करना है, आपका अप्रोप्रिएट ऑफिस में ही होगा. अगर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको कि नोटिफिकेशन दिया गया है जर्नल में और परमिट कर दिया गया कि आप इस ऑफिस में नहीं दूसरे में दीजिए, तो वहां पे वो चला जाएगा. इशू ऑफ नोटिसेस, अगेन जो हेड ऑफिस है या फिर
और कोई भी ऑफिस जिसको रजिस्ट्रार ने अलाउ किया है उसके पास से इश्यू ऑफ नोटिस हो जाएगा। सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट फीस। द फीस टू बी पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन जितने भी हैं वो आपके शेड्यूल में दिए हुए, जैसे मैंने बताया उस शेड्यूल के हिसाब से आपको फीस पे करना पड़ेगा, वरना आपका वो एप्लीकेशन जो है ना वो प्रोसेस नहीं होगा। ये तो लिखा इन्होंने है कि इलेक्ट्रॉनिकली या कैश या फिर मनी ऑर्डर से आप सेंड कर सकते हैं या फिर बैंक ड्राफ्ट से या चेक से, लेकिन मेजरली तो ये ऑनलाइन ही पेमेंट होता है। जैसे मैंने कहा कि जब तक वो पेमेंट नहीं होगा तब तक, मतलब ऑफिस को अगर रिसीव नहीं होगा तब तक आपका रजिस्टर नहीं होता है, आपका प्रोसेस नहीं होता है। बैंक ड्राफ्ट एंड बैंकर चेक शैल बी क्रॉस एंड मेड पेबल टू द रजिस्ट्रार एट अप्रोप्रिएट ऑफिस। जब मैं स्टार्ट की थी तो उस वक्त ऑनलाइन का नहीं था, तो मैं उसको चेक में देकर वहाँ पे ऑफिस में जमा करवा देती थी। Where a fee is payable in respect of filing a document and where the document is filed without fee or insufficient fee, तो उसको वो प्रोसीडिंग में भेजेंगे। मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। विल फिनिश ऑफ टुमारो द फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू।